ये है एक आम जॉइंट फैमिली का घर, जहां यूं तो सब कुछ बड़ा प्यारा सा लगता है, परिवार एकजुट सा लगता है। पर अकेले में सभी अंदर ही अंदर अलग होने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर पहले ये मुद्दा उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। इसीलिए अपने इस जॉइंट फैमिली वाले परिवार से परेशान रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही प्रीति फोन पर अपनी माँ से अपना दुखड़ा रो रही थी। परेशान परेशान हो गई हूं मैं मम्मी। 1 साल और बेटा, फिर तो अलग होना ही है। बच्चा कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। ये कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। वो कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। इसी सब में 5 साल निकल गए। बच्चा भी पैदा कर लिया मैंने और वो पल भी गया। अब कब छूटेगा ये चिड़िया का घर। मैं आज ही मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। अरे कसम से तू ना पागल है। पहले अलग नहीं हुई तू तो हुआ ना फायदा तुझे। मोनू देख पल गया ना। तेरी सास तो जवान पड़ी है। तुझसे ज्यादा जान उनकी हड्डियों में है। वो बात अलग है कि वो हिलना नहीं चाहती। पर मोनू को संभालने के बहाने वो हिली तो। घर में थी तभी तो कभी किसी ने देख लिया मोनू को, कभी किसी ने। वहीं तो अलग रहती तो कैसे संभलता मोनू। और जब इतने दिन रुकी है, इतना सब कुछ सहा है, तो कुछ दिन और रुक जा बेटा। कुछ महीने की बात है बस। फिर तेरे ससुर की रिटायरमेंट हो जाएगी। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलता है पता है ना तुझे। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर तू रिटायरमेंट के पैसे के आने से पहले अलग हो जाएगी तो जो पैसे आएंगे ना उसमें तुझे ना के बराबर हिस्सा मिलेगा। हाँ। अरे हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे रे, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। तुमने नहीं सोचा बेटा, पर तेरी देवरानी ना सब सोच कर बैठी होगी। अब तो ये सब छोड़ और दामाद जी के साथ मिलकर ये प्लान कर कि तुझे घर कहाँ लेना है। घर नहीं मम्मी, मैं तो फ्लैट लूंगी। यहाँ प्रीति अपनी माँ से इस बारे में बात कर रही थी, तो वहां स्वाति अपने पति से। अब बस पापा जी के पैसे आ जाए, फिर किसी चीज की टेंशन नहीं है। आए तो स्वाति, मैंने तो जमीन भी देख कर रखी है। बस पैसे आए और हम अपना घर बनाकर इस घर से अलग हो। दिन भर वही किचकिच, और तुम पर जो पूरे घर के काम का प्रेशर आ जाता है सो अलग। वही तो, तुम्हारी भाभी एक दिन का भी उठाना नहीं चाहती। पता नहीं क्या काम करती है किचन में। आधा से ज्यादा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। झाड़ू मैं करती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, घर में सारे ऊपर के काम मैं करती हूँ। ऊपर से रसोई में भी मुझे फंसा देती है। कोई नहीं मेरा बच्चा, जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किया है कुछ महीने और सही। एक बार पैसे आ जाए फिर सबको राम राम करके हम तो निकल जाएंगे। नाश्ते के वक्त सभी एक साथ खाने के टेबल पर बैठते हैं, जहाँ शेखर कहता है, बहू, मुझे टिफ़िन मत देना। आज मेरे ऑफिस में मेरी रिटायरमेंट पार्टी है। खाने का इंतज़ाम भी रहेगा तो टिफ़िन ले जाकर क्या करूँगा। एक काम करो, तुम सब भी चलो। अभी तो आपकी रिटायरमेंट में 2 महीने बाकी है ना पापा जी। फिर आज पार्टी कैसे? कहीं आपके ऑफिस वाले आपके 2 महीने की सैलरी डकाने की फिराक में तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, असल में मेरी रिटायरमेंट तो बेटा 1 महीने पहले ही हो चुकी है। वो तो बस ऑफिस में मेरी जान पहचान है, तो 1 महीने से मैं ऊपरी सैलरी उठा रहा हूँ। पर अब मेरे पोस्ट पर एक मैडम कल से आने वाली है, इसलिए आज ही रिटायरमेंट पार्टी दे रहे हैं ऑफिस वाले। फिर ज़रा पेपर वर्क बाकी है, उसके बाद रिटायरमेंट के पैसे आ जाएंगे। उसके बाद मेरा जो पेंशन आएगा सो आएगा। बस वही है, सैलरी तो कहाँ आएगी। तो क्या हुआ पापा, आपके 2 जवान बेटे आपके कंधे नहीं है क्या? मैं तो कभी नहीं चाहता था कि आपको इतनी उम्र में काम करना पड़े, पर घर पर बैठे किसका मन लगता है। खैर, अब तो आप रिटायरमेंट बाद की प्लानिंग कीजिए, कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाना है। बिल्कुल सही कहा भैया। पर पापा, इस सबसे पहले मुझे लगता है हमें अपना घर बनाने की सोचनी चाहिए। वरना करोड़ों भी पैसे क्यों ना आ जाए, फिजूल खर्चे तो रुकते ही नहीं। और इस तरह घूमने फिरने में, छोटे मोटे शॉपिंग में पैसे उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये छोटे खर्चे दिखते भी नहीं और इंसान कंगाल हो जाता है। समझदारी इसी में है कि पहले ही एक पूंजी खड़ी कर दी जाए। बुढ़ापे में आप उस घर के एक फ्लोर में रेंटर्स को रखकर आराम से पैसे उठा सकते हैं। अरे बिल्कुल बकवास आइडिया है। आज के ज़माने में घर कौन बनाता है? और अगर घर बनवाया भी, 24 घंटे मजदूरों पर नज़र रखनी पड़ेगी कि वो काम कैसा कर रहा है, कौन सा सीमेंट ले रहा है, कौन सा बालू ले रहा है। और इतनी फुर्सत है किसके पास? है तेरे पास या मेरे पास? तो पापा है ना, अब तो रिटायर भी हो चुके हैं, वो आराम से नजर रख पाएंगे। इस उम्र में तू पापा से काम करवाएगा? नहीं नहीं पापा, फ्लैट ही अच्छा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से फ्लैट छोटा भी रहता है, ज़्यादा संभालना भी नहीं पड़ता। पैसे आए भी नहीं और तुम सब बहस करने लगे। जब पैसे आएंगे तब देखा जाएगा।
और जैसे ही शेखर अपने रिटायरमेंट के आने वाले पैसे के बारे में बात छेड़ता है, उसके बाद से ही उस घर में इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि आने वाले पैसों से फ्लैट बनेगा या घर। ऐसे ही जब एक रात दोनों भाइयों में इस मसले पर बहस चल रही थी, स्वाति बीच में आकर रोहित का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। तुम पागल हो क्या? क्यों कर रहे हो इस बात पर बहस कि आने वाले पैसे से फ्लैट बनेगा या घर? हमें क्या, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। हम अपना पैसा लेंगे तब तो अलग फ्लैट बनवाएंगे। यहाँ तुम फिर से जॉइंट फैमिली के साथ फंसवा दोगे मुझे। अरे रे मेरी भोली बीवी, तू भी ना। अब देख, डायरेक्टली मैं पापा से अपने हिस्से के पैसे मांग नहीं सकता। इस तरह बहस बढ़ेगी तभी तो घर का माहौल ऐसा होगा कि पापा परेशान होकर हमें हमारे हिस्से के पैसे दे देंगे। थु, 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 कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। क्या तेज दिमाग पाया है आपने। वहां प्रीति और रोहित घर का माहौल बिगाड़ कर खुश हो रहे थे, तो यहाँ शेखर और वसुधा परेशान। ये पैसा तो काल की तरह आ गया है हमारे घर वसुधा जी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे बस अपने घर शांति चाहिए। तो पैसे आते ही इन दोनों को इनका हिस्सा दे दीजिएगा। जिसे घर बनाना होगा घर बना लेगा, जिसे फ्लैट बनाना होगा फ्लैट बना लेगा। कम से कम दोनों भाई का रिश्ता तो खराब ना हो। बात तो सही कही आपने मम्मी जी। इस पैसे के कारण ना घर का माहौल बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा है। अब अगर पैसे बांटने के बाद भी घर में शांति आए तो यही सही। अरे वाह भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। अलग होने की बात डायरेक्टली करनी भी नहीं पड़ेगी। बिना अलग हुए अलग हो गए हम तो। जैसे ही पैसे बंटने की बात होती है, घर का माहौल वापस से ठीक हो जाता है। ऐसे में एक दिन वसुधा अपनी ननद कोकिला को कॉल लगाती है। कब तक प्लॉट हैंड ओवर करोगे तुम लोग घर बना के? जब तक शर्मा जी की समाधि बन जाएगी तब तक? उनके बेटे की शादी परसों है, कल तक प्लॉट उनको सौंपना है हमें। कल सुबह तक काम नहीं हुआ ना तो कोकिला कैसी है जानते हो ना घर बना के। हाँ सॉरी सॉरी मैडम, वो जरा बिट्टू के कारण देरी हो गई। मैं अभी काम पूरा करवाता हूँ। वैसे आपका फोन बज रहा है मैडम, देख लीजिएगा। बड़े दिनों बाद आज भाभी ने मुझे कॉल किया। क्या बात है, घर बना के? हाँ भाभी जान, कैसी हो? पीछे से जरा भी आवाज नहीं आ रही, बड़ा शांत सा माहौल है। क्या बात है? अब क्या बताऊं कोकिला, मेरे तो यहाँ पंख टूट कर बिखरे पड़े हैं। जब से तेरे भैया के रिटायरमेंट के बाद आने वाले पैसों की बात घर पर छिड़ी है ना, मेरा घर तो अखाड़े का मैदान बन गया है। दोनों भाई दिन भर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे। फिर इन्होंने सोच लिया आने वाले पैसों के 3 हिस्से कर देंगे, तब जाकर कहीं शांत हुए हैं। बताओ भाभी, भैया के रिटायरमेंट के पैसे आ गए और किसी ने मुझे कानो कान खबर भी नहीं होने दी। क्या मेरा हक नहीं बनता उन पैसों पर? अब तो ना बाबूजी रहे ना माँ, अब तो मेरा मायका मेरे भाई से ही है। मैं आ रही हूँ इस खुशी में शामिल होने, घर बना के। कहाँ वसुधा ने अपना मन हल्का करने के लिए अपनी ननद को फोन किया था, पर यहाँ तो एक और हिस्सेदार आता हुआ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह आंखों पर काला चश्मा लगाए फोन पर बात करती हुई कोकिला अपने मायके पहुंच जाती है घर बना के। हाँ हाँ मेहता जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा कोकिला मोदी के हाथों में है। सब कुछ सेट कर दूंगी घर बना के। अरे बुआ जी आप, अरे स्वाति पानी तो लाओ। अरे भाई मेरी बुआ जी आई हैं। कोकिला आते ही सोफे पर ऐसे बैठ जाती है मानो वो कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो। धोखा दे दिया ना भैया तुमने मुझे। मेरी शादी के वक्त बाबूजी और माँ ने कितने ही पैसे लगाए थे, ना के बराबर। तब याद है तुमने क्या कहा था? बहन, जब मेरी स्थिति अच्छी होगी तब मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। मेरा बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, पर तुमने कुछ नहीं लगाया। अब तो अच्छी खासी मोटी रकम आ गई है तुम्हारे पास। अब तो खर्च कर दो अपनी बहन पर घर लगा के। बहनों पर खर्च करना तो पुण्य की बात होती है। इस 1.5 करोड़ में से 30 लाख तेरे और बाकी 1 करोड़ 20 लाख में 40 लाख के 3 हिस्से होंगे। ये बात हुई ना घर बना के। चलो कोई नहीं, उम्मीद तो मैंने 50 लाख से ऊपर की थी, पर ठीक है अब 30 लाख ही सही। इन पैसों को ऐसे अच्छे से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगी कि आने वाले 5 सालों में ये 30 लाख 60 लाख होकर वापस आ जाएंगे। तभी कोकिला का फोन बज जाता है और वो क्लाइंट से बात करने अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर स्वाति फुसफुसाकर प्रेम से कहती है, बुआ जी को तो बड़ी नॉलेज है प्रेम। मुझे तो लगता है हमें बुआ जी से मशवरा लेना चाहिए अपने पैसों को लेकर। आज हम 40 लाख घर पर लगा दे, उससे अच्छा है कि ऐसी किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जाए
जो 5 साल में हमारे 40 लाख 80 लाख हो जाए। फिर घर क्या, पूरा बंगलो बना लेंगे हम। बिल्कुल सही कहा स्वाति तुमने। इससे पहले कि इस मौके का फायदा भैया भाभी उठाए, हमें पहले जाकर बुआ जी से बात कर लेनी चाहिए। और बिना देरी किए स्वाति और प्रेम सीधा कोकिला के पास जाते हैं और उससे इस बारे में बात करते हैं। आपसे एक बात करनी थी बुआ जी। वो क्या है ना, आजकल 40 लाख रुपए में होता ही क्या है। मेरा तो मन है घर बनाने का, पर भैया फ्लैट की जिद लिए बैठे। अब वो अलग से फ्लैट ले लेंगे तो ना चाहते हुए भी ये घर तो बिखर ही जाएगा। आप ही बताइए, घर लेने की सोचकर मैं गलती कर रहा हूँ क्या? बड़ा सा घर होगा, सब अलग अलग फ्लोर पर रह लेंगे। मैं तो चाहता हूँ पूरा का पूरा पैसा एक साथ घर बनाने में जाए। पर वही बात होगी, मैं तो पूरे पैसे लगा दूंगा पर बाकी सब अपने हिस्से का पैसा बचा लेंगे। हमें भी अपने आगे के जनरेशन के बारे में सोचना होगा ना बुआ जी। इसलिए फिर मैंने कहा हम एक तल्ले का ही घर बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। तो इसमें ज़रा आपकी राय चाहिए कि क्या किया जाए। तुम दोनों ना मूर्ख हो बिल्कुल। घर बना के शेखर भैया तो इस घर को छोड़ने वाले नहीं, भले ही ये जर्जर पड़ा हुआ है। और रोहित की तेजी देखकर लगता है वो अगले महीने तक फ्लैट ले ही लेगा। मैं तो कहती हूँ इस पैसे को एक अच्छे से प्लॉट में लगा दो। मेरी नज़र में एक ज़मीन है जो आने वाले समय में सोना उगलेगी। मैं खुद के पैसे भी तो उसी में लगा रही हूँ। अभी 2 कट्टा ज़मीन लेकर छोड़ दो, आने वाले 5 साल में हाथ में 80 लाख रुपए तक आ जाएंगे। इतनी तो एफडी से भी नहीं आते। और घर में क्या करना है, रहना ही तो है। तेरा बड़ा भाई तो पहले ही अलग हो जाएगा। फिर इस घर में कुछ पैसे लगा कर इसे ठीक करवा लेना और आराम से रहना। देखा, मैंने कहा था ना बुआ जी से आइडिया लेना सही रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ जी आप। पापा मम्मी तो ऐसे भी किसी से कोई काम करवाते नहीं, और अब अगर सास ससुर 2 बोल बोल भी दे तो क्या हो गया। कोकिला की प्रेम और स्वाति से बात हो रही थी कि दरवाजे के बाहर से गुजरती प्रीति सब सुन लेती है। तो ये दोनों बुआ जी का सपोर्ट ले रहे हैं, पर बुआ जी वो प्लॉट मुझे ही दिलवाएंगी, और वो कैसे, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। रात को सभी के सोने के बाद रोहित और प्रीति कोकिला के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या बुआ जी आप भी ना बिजनेसमैन कहती हैं खुद को, पर गलत लोगों के साथ हाथ मिलाने वाली थी। मैं आपको 1 लाख रुपया कमीशन दूंगी, आप हमारे पैसे उस प्लॉट में लगवा दीजिए। 4 लाख हम इस घर के रेनोवेशन में लगा देंगे और 35 लाख रुपए आपके हाथ में दे देंगे। ये हुई ना सीधी बात। अब तो निश्चिंत हो जा बेटा, और 35 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भिजवा दे, बाकी समय मैं देख लूंगी। अगली सुबह खाने की टेबल पर दोनों बहुएं कोकिला की आओ भगत करने में लग जाती हैं। आपको तो बुआ जी मेरे हाथों की बनी पूरियां ही खानी पड़ेगी। फिर ये नान कौन खाएगा बुआ जी? आपको ये नान ही खाना होगा। चलिए बुआ जी, मुंह खोलिए चलिए। जिस दिन से तुम आई हो ना कोकिला, उस दिन से मेरे घर का माहौल सुहाना हो गया है। आज जाकर कितने दिनों के बाद लग रहा है कि इस परिवार में प्यार है। शेखर से अपने हिस्से के 40 लाख रुपए लेने के बाद प्रेम और रोहित उस पैसों से ज्यादा फायदा उठाने के लालच में अपनी बुआ को मोटे मोटे कमीशन का अमाउंट दे देते हैं। मुझे पता है बुआ जी, भाभी आपको 1 लाख रुपया कमीशन दे रही है ना, तो ये रहे मेरे 3 लाख कमीशन के। अब वो प्लॉट मेरे नाम ही होना चाहिए। चलो ये भी सही है। फिर तुम यहाँ का रेनोवेशन का काम शुरू करवा दो, मैं तब तक वो प्लॉट तुम्हारे नाम का रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। घर बना के बुआ जी। और इस तरह अपने दोनों भतीजे को झांसा देकर कोकिला दोनों के पैसे लेकर फरार हो जाती है। 1 हफ्ते बाद भागता हुआ प्रेम रोहित के कमरे में आता है। भैया अब क्या होगा? बुआ जी फोन ही नहीं उठा रही है। मैंने उन पर विश्वास करके पूरे 37 लाख रुपए दे दिए थे। हे भगवान, बुआ जी ने तो मुझसे भी 38 लाख रुपए लिए हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो तेरे पैसे प्लॉट में नहीं लगाने वाली। इसका मतलब बुआ जी हम सभी को झांसा देकर चली गई हैं। ये तो वही बात हो गई, बिल्ली की लड़ाई में बंदर ने बाजी मार ली। इतने बड़े घाटे के बाद चारों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। 2-4 घंटे रोने के बाद घर पर तो हमने रेनोवेशन का काम लगवा ही दिया है। मेरे पास 2 लाख रुपए है और तेरे पास 3। ये 5 लाख से इस घर को ठीक करवा लेते हैं, फिर जैसे रह रहे थे रहेंगे, और क्या। हाँ भैया, वैसे भी एकता में ही बल है, और ये बुआ जी को तो कीड़े पड़ेंगे, मुझे विश्वास है। हाय लगेगी उन्हें मेरी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। सभी कोकिला तक पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं पर पहुंच नहीं पाते। 15 दिन बाद कोकिला शेखर को बाजार में मिलती है। आपको भी यही लगा क्या भैया कि मैं आपके पैसे लेकर चंपत हो गई, चूना लगा के?
बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन भाभी ने मुझे फ़ोन करके घर के खराब माहौल के बारे में बताया था, मैं तभी समझ गई थी कि मेरे दोनों भतीजों के दिमाग में दूसरी ही खिचड़ी पक रही है। इसीलिए मैं बिना सोचे समझे सीधा आपके घर आ गई। आपके दोनों सपूतों को सिर्फ पैसे से मतलब था। एक अपना फ्लैट लेकर अलग हो जाने वाला था और दूसरा अपना घर लेकर। और बुढ़ापे में आपके और भाभी के पास न पैसे बचते, ना ही कोई अपना। इसलिए मैंने ये चाल चली और सारा पैसा उनके हाथ से निकलवा लिया। ये रहे पूरे 1,05,00,000 रुपए। इसे जाकर अपने नाम पर बैंक में लगा लीजिएगा। उन दोनों को हमेशा यही लगता रहेगा कि मैं पैसे लेकर भाग गई और पैसे आपके पास भी रहेंगे। जिस भाई की तेरे जैसी बहन हो ना, उसे कभी किसी चीज की फिक्र हो ही नहीं सकती कोकिला। मैं तो समझ ही गया था कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए तो मैंने तुझे फौरन 30 लाख रुपए दे दिए थे। और इस तरह कोकिला के दिमाग और उसके भाई के उस पर विश्वास के कारण शेखर का पुराना घर भी नया सा बन जाता है और उसका परिवार भी नहीं टूटता।